बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वेनेजुएला दुनिया का पहला कंट्री बन गया, पहला मुल्क बन गया जिसके तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं। ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है वेनेजुएला को, आइए इसको समझते हैं। वेनेजुएला लास्ट ग्लेशियर्स साउथ अमेरिका में, यहां पर ये वाला कंट्री है वेनेजुएला, जहां से होगो शावेज थे, बहुत ही ग्रेट लीडर, जिसका 2013 में डेथ हो गया था होगो शावेज का। ग्लोबल वार्मिंग पर हमारे बहुत सारे लेक्चर्स पहले से भी हैं। द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट ग्लोबल लेवल, जो 15 डिग्री जो है एक्चुअली सेल्सियस सेंटीग्रेड, इट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इसमें कुछ इजाफा हुआ पूरे दुनिया ग्लोबल लेवल पर। इन दैट फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका फिर जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, वो क्लाइमेट चेंज। जब वार्मिंग हुआ तो फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हुआ, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, राइज ऑफ सी लेवल, फिर कहीं पर ड्राउट्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली 1988 में जो यूनाइटेड नेशंस के दो एजेंसीज हैं, एक यूएनईपी, दूसरा वर्ल्ड WMO, दे बोथ मेड इन 1988 आईपीसीसी। ये है क्या? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यहां पर बहुत सारे बड़े एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट के बड़े माहिर हैं वो, तो उनका एक ग्रुप है, एक पैनल है कि आप लोग असेस करें, आप जो हैं डिफरेंट रिसर्च करें, आप उसके बाद रिपोर्ट्स को रिलीज करें कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का क्या जो है लेवल है, शिद्दत है, और इसके क्या जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसके ओवरऑल अब तक आ चुके हैं 6 रिपोर्ट्स। वी कॉल देम असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ आईपीसीसी। 2014 में इसका फेमस रिपोर्ट आया था। इट वाज द फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 5AR ऑफ आईपीसीसी, और 21 में और 22 में इसका 6th रिपोर्ट आ गया, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आ गया। इन दोनों को लाजमी आप पढ़िएगा। तो वहां भी कहा बार बार आईपीसीसी ने कि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, ये कोई मिथ नहीं है, बच के रहें। और साउथ एशिया, जहां पर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, उसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर और फिलिपाइनीज, ईस्ट तिमोर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, उसके अलावा जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, जहां पर क्यूबा है, जमैका है, हैटी है, ओवरऑल, और साउथ अमेरिका। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। बहुत ज्यादा इनको जो है डैमेज पहुंचा भी है और आगे भी पहुंचेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, जो अभी रिपोर्ट रिलीज किया है वो इसने रिपोर्ट रिलीज किया अबाउट वेनेजुएला। ये क्या है? इट इज इंटरनेशनल क्रेसोफेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, दैट मीन्स के ICCI यूनाइटेड नेशंस का एक जो है फोरम है, जिसका काम क्या है? क्रेसोफेयर मीन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कवर्ड विथ ग्लेशियर्स विथ स्नो। जमीन का जो सरफेस है, लैंड जो है, वो एरिया जहां पर स्नो है, जहां पर ग्लेशियर्स हैं, दैट पार्ट इज नोन एज क्रेसोफेयर। तो ये इसके बारे में है। ICCI इज ऑल अबाउट स्नो, इज ऑल अबाउट ग्लेशियर्स। तो ये इसने रिपोर्ट दिया है कि जो वेनेजुएला है, यहां पर थे ओवरऑल 6 ग्लेशियर्स। याद कीजिएगा, यहां ये जो है ना एक्चुअली यहां पर है द इंडीज माउंटेन्स। एक बात को समझें पहले आप लाजमी, ये साउथ अमेरिका, इसका जो मुकम्मल तौर पे वेस्टर्न साइड है, वेनेजुएला से लेकर
फिर यहाँ पर कोलंबिया आ जाएगा, फिर ये इक्वाडोर, ये पेरू और ये बोलीविया, फिर यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना, साउदर्न साइड तक। इसका नाम है एंडेज माउंटेन, द एंडेज रेंज, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहां पर ये जो वेनेजुएला है इसके बिल्कुल यहां पर इन्हीं माउंटेन्स में, ठीक है ना। और यहां मिलेगा आपको दुनिया के जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स कहलाते हैं, दी एंजल फॉल्स। नाम क्या उनके? एंजल वाटरफॉल्स। एक होता है नियाग्रा फॉल्स, वो है ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएस एंड कनाडा, द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल फॉल्स कहलाते हैं वो। और एंजल फॉल्स जो है वो हाईएस्ट फॉल्स कहलाते हैं। अगेन देयर आर आल्सो इन वेनेजुएला। बहरहाल तो फिर यहां पर ओवरऑल 6 ग्लेशियर्स थे, 6 ग्लेशियर्स थे वेनेजुएला में। एक बात याद कीजिएगा, ग्लेशियर्स कहां बनते हैं? वो माउंटेन पीक जो तकरीबन 5000 मीटर उसकी हाइट हो तो फिर वहां बन जाएंगे ग्लेशियर्स। 2000 पे नहीं बनते हैं, 3 पे नहीं बनते हैं, 4000 मीटर पर भी ग्लेशियर्स आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है सीजनल मिलेंगे कुछ विंटर के मौसम में, बट अगेन 5000 या इससे ज्यादा जो मीटर्स कोई पीक है तो वहां पर परमानेंटली आपको मिलेंगे ग्लेशियर्स। 6000 मीटर एक पीक का जो है वो हाइट है, 7000 है, 8000 है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एवरेस्ट नेपाल और चीन के बाउंड्री पर है, हिमालयाज में, पाकिस्तान में नंगा पर्वत है, क्लर माउंटेन इट्स आल्सो कॉल्ड, और केटू माउंटेन है, केटू कराकरम पर, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये इनके जो पीक्स है ना, पीक वो हमेशा के लिए कवर्ड रहते हैं विद स्नोफॉल, विद ग्लेशियर्स। हमेशा जब समर सीजन का आगाज हो, व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर, तो जो ग्लेशियर्स वो पीक से मेल्टिंग नहीं करते हैं, वो बॉटम से मेल्टिंग करते हैं। कैसे? यूं अब देखें जरा, हमारे पास ये एक माउंटेन पीक है। ये इमेजिन करें कि इसका जो पीक है वो 8000, यहां पर इसका 8000 मीटर जो है वो इसका पीक है। अब जब ये ग्लेशियर जो मेल्टिंग करेगा ना, तो पीक से मेल्टिंग नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। वहां पर ठंड ज्यादा है, बिल्कुल बेस जहां पर सर्फ जो जमीन है ना, सी लेवल, यहां से ये जो है मेल्टिंग करेगा, फिर आगे चलेगा। अच्छा जी, तो ओवरऑल यहां पर 6 ग्लेशियर्स थे वेनेजुएला में। अब लास्ट वन कौन सा था? ये एक्चुअली स्टेट है वेनेजुएला का, मैरिडा। मैरिडा इज अ स्टेट, बिल्कुल यहां पर ही है, ये साउथ वेस्टर्न साइड वेनेजुएला का, यहां पर है मैरिडा। और फिर वहां पर फेमस ग्लेशियर नॉन एज हम्बोल्ट ग्लेशियर, आल्सो नोन एज ला करोना ग्लेशियर। और इसका जो कुल हाइट वो 4925 मीटर, राइट। अब ये लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला, 5 पहले मेल्टिंग हो चुके थे। इट वॉज द 6th वन, आई मीन द लास्ट ग्लेशियर ऑफ वेनेजुएला। अब यहां रिपोर्ट रिलीज किया है आईसीसीआई ने कि ये भी ऑलमोस्ट जो है मेल्ट हो चुका है। अब ये ग्लेशियर पहले कितना बड़ा था, इसका कुल एरिया कितना था? 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का कुल इसका एरिया था ग्लेशियर का। इट्स एरिया वाज 4.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अब कहां तक रह चुका है ये? 0.02 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत कम, एक भी नहीं, एक तो क्या 0.02 स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि क्रिकेट के जो 2 ग्राउंड हैं कुछ, उनका मेरे ख्याल में साइज वगैरह, और यानी कि बिल्कुल एक स्मॉल लेवल पर वहां कुछ बर्फ वगैरह है, लेकिन उसको आप ग्लेशियर में काउंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ICCI। दैट मीन्स के वेनेजुएला हैज लॉस्ट इट्स ऑल 6 ग्लेशियर्स। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास पहले ग्लेशियर्स थे, अब इसके पास कोई भी ग्लेशियर नहीं है। ये दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने अपने तमाम ग्लेशियर्स खो दिए हैं, मेल्ट हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और दूसरा कंट्री कौन सा बनने जा रहा है? वो है स्लोवेनिया। अब वहां 1-2 ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वो भी फास्टली मेल्ट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, आई मीन ICCI, कि हो सकता है कि स्लोवेनिया विल बी द सेकंड कंट्री टू लूज इट्स ऑल ग्लेशियर्स। स्लोवेनिया कहां पर है? जहां पर क्रोएशिया उसके बिल्कुल नॉर्थ में,
इटली के बिल्कुल जो है वो साउथ ईस्ट में है, एक बाल्कन कंट्री है वो, जो बाल्कन कंट्रीज उनका बिल्कुल ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है स्लोवेनिया। तो वो हो सकता है कि वहां भी तमाम जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएं। अब दुनिया को एक लेसन सीखना चाहिए, चाहे वो अमेरिका है जो कि बड़े कल्प्रिट हैं, मुजरिम हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो उनका कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो चाइना है, वो अमेरिका है, या दुनिया के जो बाकी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वो, इवन पाकिस्तान को भी लाजमी सबक सीखना चाहिए। हमारे भी यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं कराकर और हिमालयाज पे। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू यूएनईपी किसी भी कंट्री का जो ओवरऑल एरिया है लैंड है उसका 25% एटलीस्ट मिनिमम 25% मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसका सिर्फ 4% दैट इज अंडर ट्रीज, अंडर फॉरेस्ट। इट इज शॉकिंग। और मैंने पहले आपको बताया था एक लेक्चर के अंदर कि भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। और भूटान ने क्या किया कि ओवरऑल 71% लैंड ऑफ भूटान इज अंडर फॉरेस्ट। कमाल कर दिया भूटान ने। बहरहाल ये बहुत ही एक सैड न्यूज है फ्रॉम वेनेजुएला कि वहां पर कोई भी अब ग्लेशियर नहीं बच सका, और दुनिया को लाजमी यहां से सबक सीखना चाहिए। और हम इंसानों को इंडिविजुअली, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम इंडिविजुअली भी कोई अगर स्टेप ले सकते हैं तो लाजमी हम लें इस मुसीबत से, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। जहां भी ये खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद एंड पाइंदाबाद।